12वीं की इतिहास की पुस्तक का ये चैप्टर 7 है, जिसका नाम है हम्पी विजयनगर का स्थापत्य। इस चैप्टर में हम लोगों ने 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है और पहला वीडियो जो है उसमें हम लोगों ने विजयनगर के शासकों के बारे में देखा, उनका राजनीतिक इतिहास, उनका क्रम देखा। दूसरे वीडियो में हमने विजयनगर में आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में, उनके विवरण के बारे में देखा। और जो उसका तीसरा वीडियो था उसमें हमने विजयनगर में जो विदेशी यात्री आए हैं उन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लिखा है, उनके यात्रा वृत्तांत के आधार पर हमने विजयनगर के स्थापत्य के कुछ नमूनों के बारे में देखा, जिसमें हमने सड़कों को देखा, किलेबंदी जो की हुई थी पूरे शहर की, उन किलेबंदी को देखा, किलेबंदी का उद्देश्य क्या रहा और किलेबंदी में किन किन चीज़ों को किलेबंद किया गया वो देखा। फिर हमने महानवमी डिब्बा को देखा जो कि उनके स्थापत्य का एक उदाहरण था। कमल महल को देखा, वो भी एक स्थापत्य का उदाहरण था जो कि परिसदनीय सदन था। और हमने इसमें एक चीज़ देखी, वो था कमल का महल के समीप जो अस्तबल था, हाथियों का अस्तबल, उसको देखा। आज का जो वीडियो है उसमें हम स्थापत्य के नमूनों के बारे में नहीं बल्कि स्थापत्य की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विजयनगर शैली के भवन तुंगभद्रा नदी के संपूर्ण दक्षिण क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्होंने पुराने मंदिरों का विस्तार किया, कई मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया। अब ये गोपुरम क्या है? गोपुरम मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। तो पहले से जो मंदिर बने हुए थे उन मंदिरों में गोपुरम नहीं था, तो विजयनगर के शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया। यहाँ की स्थापत्य कला प्रमुखता 3 भागों में विभाजित की जा सकती है: धार्मिक, राजशाही और नागरिक। मतलब क्या है? जो भी स्थापत्य के नमूने जो इसमें देखने मिलेंगे हमें, उनमें से कुछ धार्मिक उनका स्वरूप हो सकता है जैसे मंदिरों का, कुछ राजशाही हो सकता है जैसे राजभवन का, और कुछ नागरिक हो सकता है। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे इसमें। जैसे विजयनगर शैली में चालुक्य, होयसल, पल्लव एवं चोल शैलियों के मिश्रण देखने को मिलते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंडो इस्लामिक शैली, यानी कि इस्लाम की और भारत की जो शैली थी उसको मिलाकर इंडो इस्लामिक शैली बना। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो भी स्थापत्य मिले उसमें चालुक्यों की, होयसलों की, पल्लवों की और चोलों की, इन चारों की शैलियों का सम्मिश्रण इसमें देखने को मिलेगा। इन्होंने स्थानीय कठोर पत्थर ग्रेनाइट का बहुत उपयोग किया है। मतलब यहाँ पर स्थापत्य के जो भी नमूने हमें मिलेंगे उसमें हमें ग्रेनाइट पत्थर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग देखने को मिलेगा। शिल्पकला में सेलखड़ी पत्थर का इस्तेमाल किया गया। मंदिरों के स्तंभों की विविध एवं जटिल सजावट विजयनगर शैली की एक प्रमुख विशेषता थी। मतलब यहाँ पर जो भी विजयनगर में मंदिर मिले हैं उन मंदिरों की जो सजावट है और उसकी शैली इसकी विशेषता है। मतलब बहुत ही जटिल सजावट है और बहुत ही विविधता वाली सजावट यहाँ पर है। तो ये विजयनगर शैली की एक प्रमुख विशेषता है। हम्पी के मंदिर में कुछ स्तंभों और मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। इन मूर्तियों में पिछले पैरों के बल खड़े हुए कुछ घोड़े दिखाए गए हैं। कहीं कहीं कुछ उपद्रवी जानवर भी बनाए गए हैं। स्तंभों की दूसरी ओर हिंदुओं की पौराणिक कथाओं के चित्र बने हुए हैं। मतलब जो मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं उन मंदिरों के स्तंभों पर मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं और इन मूर्तियों में क्या है, कुछ जानवरों को खड़ा किया गया है, जो जैसे कि घोड़े, उनको खड़ा किया गया है। और ये घोड़े अपने पिछले पैरों के पर बल देकर खड़े हुए हैं। मतलब मे भी अगला पैर उठाए हुए होंगे। और भी घोड़ों के अलावा कुछ उपद्रवी जानवरों के चित्र भी बनाए गए हैं। और जो इन स्तंभों में कुछ ऐसी पौराणिक कथाओं का, जैसे हिंदुओं की जो पौराणिक कथा जैसे रामायण और महाभारत के कुछ कथाएं हैं, तो उनकी कथाओं के चित्रों को इसमें अंकित किया गया है। हम्पी के मंदिर में वर्गाकार या 4 से अधिक भुजाओं वाले स्तंभों के मंडप बने हुए हैं। मंडप क्या होता है? जो सभागृह होता है उसको मंडप बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मंडप बनाए गए हैं वो उसका शेप कैसा है? वर्गाकार है या फिर इसमें 4 से अधिक भुजाओं के रूप में बनाए हुए हैं। मंडपों की छतों एवं छतों के किनारों की सजावट की गई है। सामान्यतः यह मंडप 4 या 5 फुट ऊंचे हैं। अब कुछ मंदिरों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर क्या है? विट्ठल मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय काल में हुआ था एवं कृष्णदेव राय और अच्युत राय के काल तक चलता रहा। मतलब 3 राजाओं के काल तक इसका निर्माण होता रहा। पहले इसका निर्माण की शुरुआत किसने की? देवराय द्वितीय ने। फिर उसकी निर्माण होता रहा कृष्णदेव राय के समय में, फिर अच्युत राय के समय में भी इसका निर्माण होता रहा। यह जो मंदिर है वो 500 फुट लंबे और 310 फुट चौड़ी एक 4 दीवारी से घिरा हुआ है। इसमें गोपुरम से युक्त 3 प्रवेश द्वार हैं। मतलब एक मंदिर में 3 गोपुरम है, मतलब एक मंदिर में 3 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य मंदिर मध्य भाग में स्थित है। यह विट्ठल रूपी विष्णु का मंदिर है। इसके 3 भाग हैं। पहला भाग सामने की ओर खुला स्तंभ हॉल महामंडप है। दूसरा भाग मध्य भाग में इसी तरह का एक बंद हॉल यानी अर्धमंडप है।
और तीसरा क्या है, इसके पृष्ठ भाग में गर्भगृह, पृष्ठ मतलब पिछले भाग में, गर्भगृह, गर्भगृह मतलब वो जगह जहाँ पर मंदिर में मूर्ति रखी जाती है उसको गर्भगृह बोलते हैं। मंदिरों के बारे में डोमिंगो पेस ने क्या कहा है, उसने कहा है कि मंदिर की बाहरी दीवारों पर नीचे से लेकर छत तक तांबे के पत्र चढ़े हुए हैं। मतलब तांबे का जो तांबे की धातु से जो जैसे हम लोग पेंटिंग करवाते हैं वैसे ही पूरे जो छत है उस पर तांबे की परत चढ़ी हुई है। छत के ऊपर बड़े बड़े जानवरों की मूर्तियाँ बनी हुई है। जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसके अंदर स्तंभों पर तेल से जलने वाले दिए रखे हुए दिखाई देते हैं। ये दिए 2500 से लेकर 3000 तक हैं जो रात्रि को जलाए जाते हैं। मंदिर के बाहर एक आंगन में सूर्य देवता के लिए ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित रथ बने हुए हैं। इन पत्थर के रथों के पहिए आज भी घुमाए जा सकते हैं। शायद वो इसकी बात कर रहा है। ये जो रथ हैं, इन रथों के बारे में, रथ के जो पहिए हैं इनको, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पहिए आज भी घुमाए जा सकते हैं। वो इसी मंदिर की बात कर रहा होगा शायद। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा जो मंदिर है वो है विरूपाक्ष मंदिर। अभिलेखों से पता चलता है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण नहीं 9वीं या 10वीं शताब्दी में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद उसे बड़ा करवाया गया। मतलब क्या है, विजयनगर के समय में इस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। इस मंदिर का निर्माण 9वीं या 10वीं शताब्दी में हुआ था और विजयनगर के समय में इस मंदिर की में भी मरम्मत करवाई गई हो या फिर उसको और बढ़ाया गया हो। मुख्य मंदिर के सामने जो मंडप बना है उसका निर्माण कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में करवाया था और पूर्वी गोपुरम जो है उसे भी इसने ही बनवाया था। यह मंदिर नगर के केंद्र में स्थित है। मंदिर की दीवारों पर शिकार करने, नाचने और युद्धों की जीत के जश्न मनाने के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे गोपुरम की। गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता है। विजयनगर शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया। ये अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते थे। ये संभवतः सम्राट की ताकत की याद दिलाते थे जो इतनी ऊंची मीनार बनाने में सक्षम थे। मतलब जैसे कि पिछले पेज में हमने देखा कि राजा ने अपने राज्यारोहण के समय मंदिर का निर्माण कराया, तो राजा अक्सर अपने राज्यारोहण के समय में गोपुरम का निर्माण मंदिरों में करवाते थे जो कि उनकी शक्ति का प्रतीक होता था। अब दूसरा है, नेक्स्ट है राजभवन। राजा का महल भी हम्पी के स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना। राजमहल क्या है, जहाँ पे राजा रहते थे, तो वो भी इतनी खूबसूरती से बनाया गया था कि वो भी स्थापत्य का एक नमूना के रूप में हम लोग उसको पढ़ेंगे। इनमें एक राजा का दरबार हॉल और दूसरा सिंहासन मंच प्रमुख है। मतलब राजमहल में दो चीज़ बहुत फेमस थी। पहला क्या, राजा का दरबार और दूसरा राजा का सिंहासन। सिंहासन मंच को विजय भवन के नाम से जाना जाता था। यह कृष्णदेव राय द्वारा उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। डोमिंगो पेस बताता है कि राजघराने की सेवा के लिए 1,20,000 सैन्य सेवक जो है वो हमेशा तैयार रहते थे। इस राजभवन में महारानी स्नान घर भी निर्मित था और राज सिंहासन मंच एक के ऊपर एक क्रमशः 3 घटे हुए चबूतरों के रूप में थे। राजभवन की दीवारों पर फूल, पत्ती और मनुष्य की सुंदर आकृतियाँ निर्मित की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे हम्पी का बाजार कैसा था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस एंड फर्नांडो नूनीज ने हम्पी के बाजार पर विस्तृत प्रकाश डाला है। पेस बताता है कि गली में कई व्यापारी रहते थे। इनके पास सभी प्रकार के माणिक्य, हीरे, पन्ना, मोती, वस्त्र मिलते थे। हर शाम यहाँ एक मेला लगता था जहाँ सामान्य घोड़े, टट्टू, नींबू, संतरा, अंगूर एवं लकड़ी मिलती थी। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं। विजयनगर के बाजार में चावल, गेहूं, मकई, जौ, सेम, मूंग, काला चना आदि भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। मतलब डोमिंगो पेस जो है और फर्नांडो नूनीज जो है वो विजयनगर के बाज़ारों के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें खरीदी जा सकती है। फर्नांडो नूनीज आगे बताता है कि बाजार में प्रचुर मात्रा में अंगूर, नींबू, संतरे, अनार, आम, कटहल आदि मिलते हैं। सभी के दाम सस्ते हैं। बाजार में मांस भी मिलता है। भेड़, बकरी का मांस, सुअर, मृग, तीतर का मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर एवं सभी प्रकार के पक्षी, चूहे, बिल्ली एवं चिड़िया विजयनगर बाजार में मिलते थे। उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ के लोग सुंदर कपड़े पहनते थे एवं आकर्षक आभूषण से लदे रहते थे। स्त्रियाँ इतनी भारी एवं अधिक आभूषण पहनती थी जिनका की वजन वे स्वयं नहीं उठा पाती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि डोमिंगो पेस और फर्नांडो नूनीज दोनों ने ही यहाँ के बाज़ारों के बारे में बताया है कि यहाँ के बाज़ारों में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी और मांस मिलने का तात्पर्य है कि यहाँ के लोग मांसाहारी भी थे। फिर वो यहाँ के लोगों के स्त्रियों के कपड़ों की, उनके आभूषणों की प्रशंसा करते हुए ये बताता है कि विजयनगर कितना समृद्ध था। यहाँ का हर व्यक्ति धनी था, किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो ये था संपूर्ण विजयनगर का इतिहास।
जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें देखी, विजयनगर के स्थापत्य के उदाहरण देखे, उनकी विशेषताएं देखी और हम्पी का बाजार भी हमने देखा। तो ये चैप्टर जो है यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और व्यूज़ बढ़ाएं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि व्यूज़ आ नहीं रहे हैं वीडियोज़ में। इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ और आप लोग नहीं देख रहे हैं। अभी लॉकडाउन में सिर्फ यही एक माध्यम है आप लोगों को पढ़ाने का। अगर आप लोग इस माध्यम का ही फ़ायदा नहीं उठा सकते हो तो फिर आप लोगों का ये साल पूरा बर्बाद चल जाएगा, आप लोग कुछ नहीं सीख पाओगे। तो अगर सीखना है, कुछ जानना है, तो समय का सदुपयोग करें और जिस भी माध्यम से आपको जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाई दिया जा रहा है, आप लोग उसको लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है, थैंक यू।